Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ajay Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 14th of May 2024. तो आज भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो हमारे यूपीएससी जर्नी में हेल्पफुल होंगे। उन आर्टिकल्स को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यूपीएससी जर्नी को सप्लीमेंट करने में। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है। दूसरा आर्टिकल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है कि लीगल पोजीशन क्या है लिविंग रिलेशनशिप का भारत। और ये लिविंग रिलेशनशिप क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। वैसे तो आप लोग जानते भी होंगे बट फिर भी हम लोग समझेंगे। तीसरी चीज है कि स्मार्ट सिटी मिशन का आज के डेट में क्या कंडीशन है, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज चल रहा है, उनके बारे में डिस्कस होगा। और लास्ट आर्टिकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसा डायनेमिज्म आ रहा है इंडिया वर्सेस नेपाल के रिलेशन में। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ। और पहला आर्टिकल है कि फूड इन्फ्लेशन स्केल्ड 4 मंथ हाई इन अप्रैल। मतलब फूड इन्फ्लेशन जो है वो 4 महीने में अभी सबसे ज्यादा है। कब हुआ था? अप्रैल में। मतलब हमारे खाने की चीजें महंगी थी अभी सबसे ज्यादा। पर ये तो आप लोगों को फील हुआ भी होगा। अब ये यहाँ पे डेटा आ गया है। अब खाने की चीजें मतलब क्या? खाने की चीजें मतलब हर एक चीज आपका, दाल चावल से लेके सब्जी तक, हर कुछ आपके खाने की चीजों में ही कंसिडर किया जाएगा ना। और इन सारी चीजों का जो रेट है वो सबसे ज्यादा था अभी पिछले 4 महीनों। ठीक है। और कितना था? तो 4 मंथ हाई 8.7% पे इन्फ्लेशन इनका चल रहा था। सोचिए, 8.7%। और हमारा इन्फ्लेशन चलना कितने पे चाहिए? 4 ± 2% पे चलना चाहिए। चल रहा है 8.7 पे, मतलब 2.7% ज्यादा है हमारे अपर लिमिट से। बट ये अपर लिमिट सिर्फ फूड इन्फ्लेशन के लिए नहीं है, ये ओवरऑल चीजों के लिए। ओवरऑल इन्फ्लेशन हमारा अभी इसके कम आ चुका है। बट फूड इन्फ्लेशन, अब मैंने पहले समझाया था ना कि फूड इन्फ्लेशन कौन सा इन्फ्लेशन है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? फूड और फ्यूल। ये दो चीजें आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन में आती हैं। और बाकी सारी चीजें किस में आती हैं? कोर इन्फ्लेशन में आती हैं। ठीक है। तो यही जो फूड और फ्यूल है हमारा, हमारे इन्फ्लेशन को ज्यादा इन्फ्लेटेड दिखाता है। ऊपर ऊपर से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन हुआ था उसको ज्यादा दिखाता है। और अभी भी कंडीशन वही हुई है, हमारे फूड में, हमारे खाने की चीजों में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया। और कितना ज्यादा हो गया? 8.7% तक हाई हो चुका है अप्रैल के महीने में। और रूरल और अर्बन एरियाज में भी एक बढ़िया अच्छा खासा चेंज गैप देखने को मिला है। एंड दैट इज अबाउट दिस आर्टिकल। मतलब ये आर्टिकल मैंने आपको क्यों बताया, एक तो हेडलाइन और कोर का रिवीजन हो गया दोनों इन्फ्लेशन के बारे में। और दूसरी चीज, अगर कहीं पे कोई आप ये पूछता है कि फूड इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप ये बता सकते हो कि उस पर हेडलाइन इन्फ्लेशन को उससे इफेक्ट पड़ता है। बस ये बेसिक्स यहाँ पे बात थी। और दूसरी चीज कि क्या फूड इन्फ्लेशन पिछले 5 साल से कांस्टेंट है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। ना वो स्टेडली डिक्रीजिंग है, ना वो स्टेडली इंक्रीजिंग है। ये वेरिएबल है, बढ़ रहा है घट रहा है। मतलब वेरिएबल चार्ट चल रहा है, ये देखिए ग्राफ में आप। ठीक है। तो ये स्टेडली इंक्रीजिंग स्टेडली डिक्रीजिंग कुछ भी नहीं है आप। ओके। यही था इस आर्टिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड आर्टिकल ऑफ द डे, व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑन लिविंग रिलेशनशिप्स। इंडिया में, भारत में लिविंग रिलेशनशिप्स पे लीगल पोजीशन क्या है? यहाँ पे कौन सा लॉ है, कौन सा एक्ट है, कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है? ये आर्टिकल उसके बारे में है। और ये आर्टिकल इसके बारे में क्यों आया है? ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने एक डिसीजन दिया है, और बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया है। और वो ये है कि एक मुस्लिम जो है, अ मुस्लिम कैन नॉट क्लेम राइट्स इन लिविंग रिलेशनशिप व्हेन ही और शी हैज अ लिविंग स्पाउस। मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति
चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो लिविंग रिलेशनशिप में कोई भी तरीके का राइट क्लेम नहीं कर सकता है अगर उसके स्पाउस मतलब उसके हस्बैंड या उसके वाइफ जिंदा हो। ठीक है। अब ये बात क्यों कही कोर्ट ने? क्योंकि एक महिला है जो हिंदू है, स्नेहा देवी, वो एक मुसलमान शादाब खान के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी। ठीक है। और यही केस वो लोग लेके गए क्योंकि जो महिला के घर वाले थे, स्नेहा देवी के घर वाले, उन्होंने शादाब खान के ऊपर किडनैपिंग का केस किया कि ये इसने हमारी लड़की को किडनैप किया है। और उसी का डिसीजन सुनाते सुनाते कोर्ट ने ये बात कही। अब देखिए, यहाँ आर्टिकल में क्या लिखा है वो सारी चीजों को ना हम लोग समराइज करके समझते हैं। बेसिकली ये जो लिविंग रिलेशनशिप, इसको कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर में डिफाइन किया कि आर्टिकल 21 के अंडर में आपको राइट टू लाइफ के अंडर में आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। ठीक है। आपको अपना अपनी लाइफ चूज करने का पूरा अधिकार। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 के अंडर में आपको राइट टू स्लीप भी मिलता है। मतलब आपके पास सोने का अधिकार भी है। अगर कोई आपकी नींद खराब कर रहा है तो आप कह सकते हो कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, हमारी नींद खराब। समझे? खैर, मूविंग ऑन टू द टॉपिक। क्या है कि इस्लामिक जो टेनेंट है, कोर्ट का कहना था कि इस्लामिक नियमों के अनुसार से लिविंग रिलेशनशिप जो वो उस समय बिल्कुल भी मैरिज का पोजीशन नहीं लेती। ठीक है। वो परमिट ही नहीं करता है इस्लामिक कानून। और ये जो मिस्टर खान है, ये मिस्टर शादाब खान जो है, उसकी 2020 में ही शादी हो चुकी है फरीदा खातून के साथ। तो वो स्नेहा देवी के साथ अगर लिविंग में रह रहा है तो ये चीज इलीगल है। इस्लामिक कार्य प्रणाली इसका बिल्कुल ऑर्डर नहीं देती। इसके लिए वो स्ट्रिक्टली बैन है। ठीक है। अब यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का एक सपोर्ट लेके आते हैं अगर, तो हम लोग ये कहते हैं ना कि सोशल मोरालिटी जो है वो भी एक चीज कि हमारे समाज का कस्टम कैसा है। और मुस्लिम समाज का जब नियम है, मुस्लिम जैसे हिंदू फैमिली लॉ से हिंदू फैमिली लॉ एडमिनिस्टर होता है, वैसे ही मुस्लिम फैमिली लॉ से मुस्लिम फैमिली लॉ एडमिनिस्टर होता है। तो मुस्लिम फैमिली लॉ जब इस चीज को बिल्कुल ही रोक दे रहा है, ब्लैंकेट बैन लगा रहा है, तो फिर आप प्रोटेक्शन कैसे सीख कर सकते हो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? दैट्स व्हाट द केस। पहले से क्या था? ये तो इस केस की बात हो। अब पहले से नियम इस पे क्या था? नियम इसमें सिंपल वे में ये था कि लिविंग रिलेशनशिप जो है उसको लगभग शादीशुदा का ही स्टेटस भारत में माना गया कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 20 इन पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन। ये केस था पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन केस जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसमें लिविंग रिलेशन को शादी के आसपास का ही माना गया कि इसमें जो पति और पत्नी के तौर पे लड़का और लड़की रह रहे हैं, वो दोनों लड़का और लड़की अ, अगर बच्चा भी उनका होता है तो वो भी लेजिटिमेट होगा और सारी चीजें बिल्कुल शादी की तरह ही ट्रीट की जाएंगी। ओके। और उसका जो इवन सेपरेशन भी होगा, अगर इन दोनों का बच्चा हो जाता है और उनके बाद इसका सेपरेशन भी होता है, तो वो भी प्रॉपर वे में ही डिफाइन करना पड़ेगा। और इसमें मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजों का भी प्रावधान है। ओके। अब और वहां पे, और अगर इस रिलेशनशिप के बीच में अगर वुमेन पे कोई प्रताड़ना होती है, अगर औरत पे कोई प्रताड़ना होती है, तो औरत जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर में कोर्ट के पास जाके प्रोटेक्शन भी ले सकती है। लेकिन अगर मर्द, तो यही चीज है कि क्या ये लॉ जो है, क्या ये लॉ जो हमें नजर आ रहा है लिविंग रिलेशन से रिलेटेड, क्या ये लॉ जो है वो जेंडर न्यूट्रल है? क्योंकि अगर कोई विमेन उसके साथ डोमेस्टिक एब्यूज होता है इन लिविंग रिलेशनशिप, तो वो वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर में मेंटेनेंस सीख कर सकती। बट क्या एक मर्द भी कर सकता है? क्या एक मैन भी कर सकता है? तो जवाब है नहीं। तो देख लीजिए भाई कितना जनरल इक्वल ही है। है।
ये तो डिबेट का विषय है कि औरतों को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए या मर्द को। ठीक है। यही सारी चीजें इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं बेसिकली, कि अब ये जो है हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि राइट टू लाइफ का पार्ट है कि नहीं लिविंग रिलेशनशिप, तो आप कहेंगे यस है। किस आर्टिकल के अंडर में है, तो आर्टिकल नंबर 21। यही दो चीजें जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, स्मार्ट सिटी मिशन का ओवरव्यू। स्मार्ट सिटी मिशन क्या था? जब एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी 2014 में, 2014 में जो पहली गवर्नमेंट आई थी एनडीए की, लेड बाय बीजेपी, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बने थे श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, वो था स्मार्ट सिटी मिशन, एससीएम। और उन्होंने कहा था कि हर एक शहर को, जो 100 शहर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इनमें से हर एक शहर को एक स्मार्ट सिटी के तौर पे हम लोग डेवलप करेंगे, जिसमें प्रॉपर वे की कनेक्टिविटी होगी, डेवलपमेंट होगा, और वो सिलिकॉन वैली के बेसिस पे बनाए जाए। ऑल्दो पहले से जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन चल रहा था, बट उसी को एक नए तरीके से लॉन्च किया गया, उसमें बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन करके लॉन्च किया गया। ओके। अब ये जो लॉन्च हुआ 2015 में, इसमें स्मार्ट सिटीज का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया, क्योंकि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह, हर इलाके में अलग अलग हो सकता है। क्योंकि किसी के लिए कोई चीज अगर स्मार्ट है तो जरूरी नहीं कि वो अगले के लिए भी स्मार्ट। और भारत इतना बड़ा देश है, अलग अलग समस्याएं हैं हर जगह की। वो कहते हैं ना कि इंडिया रिसाइड्स इन स्मॉल कल्चरल पॉकेट्स, एंड एवरी पॉकेट्स हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स, हैव देयर ओन सॉल्यूशंस। उन अलग अलग प्रॉब्लम्स एंड अलग अलग सॉल्यूशंस को टैकल करने के लिए ये डिफाइन नहीं किया गया। उसको कहा गया कि वो अपने हिसाब से वहां पे की जाएंगी चीजें, बट जो बेसिक एम्यूनिटीज है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका भी, वो सेम रहे। ई गवर्नेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हर जगह पे रहेंगी। और ये जो डेवलपमेंट होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के अंडर में किया जाएगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। और आज के डेट में इसकी क्या स्थिति? स्थिति यह है कि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो। स्थिति यह है कि शायद ये प्रोजेक्ट साइडलाइन हो चुका है। और अर्बन मिनिस्ट्री के डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग 8,033 प्रोजेक्ट्स वर सैंक्शनड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका टोटल कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपीस था, वो रिड्यूस होके 1.6 लाख करोड़ है, जो कि 16% का गिरावट, 16% डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट एलोकेशन, एंड ओनली 5% ऑफ द फंड हैज बीन टेकन आउट थ्रू पीपीपी मॉडल। मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ 5% काम हुआ है, बाकी पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगाया। दैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ प्रॉपर वे में नहीं हो पाए। और ये जो 100 शहर चुने गए थे, तो क्या ये 100 शहर डेवलप हो गए स्मार्ट सिटीज के तौर पे? डोंट थिंक सो। अभी तक नहीं हो पाई है बात। कुछ शहर है जैसे चंडीगढ़ है, तो वो पहले से भी बहुत डेवलप शहर था। उस शहर की स्थिति अच्छी है, मानते हैं कि यही चीज इसके बारे में यहाँ पे कही गई है। और एक मैकेंजी का ये रिपोर्ट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना मेंस में कोट करने के लिए काफी अच्छी। एक मैकेंजी का ये रिपोर्ट है कि इंडियन सिटीज को लिवेबल बनाने के लिए 1.2 ट्रिलियन रुपीस की जरूरत है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर रुपीस, मतलब ट्रिलियन डॉलर रुपीस क्या कह रहा हूँ। 1.2 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है 2030 तक, अगर हम इंडिया के शहरों को लिवेबल बनाना चाहते हैं, रहने योग्य बनाना चाहते हैं, तो 1.2 ट्रिलियन रुपए चाहिए होंगे। बट हमने दिए कितने हैं? हमने दिए हैं 1.67 लाख करोड़ रुपीस। ये बहुत कम। ठीक है, ये 20 बिलियन से भी कम हमने दिए हैं, और हमें 1.2 ट्रिलियन रुपीस चाहिए।
देख रहे हो गैप कितना बड़ा है। चाहिए 1.2 ट्रिलियन, आप दे रहे हो 20 बिलियन से भी कम। कैसे स्मार्ट सिटी प्रॉपर वे में डेवलप हो पाएगी? ठीक है। और और एक बड़ी प्रॉब्लम हुई कि इसको प्रॉपरली अलाइन नहीं किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था? वो था हमारा अर्बन लोकल बॉडीज पे। अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू म्युनिसिपैलिटीज का फॉर्मेशन करवाया गया था। तो उनका भी एक फंक्शन है, हर एक शहर को डेवलप करने में म्युनिसिपैलिटीज का भी अपना एक रोल है ना। तो यहाँ पे वही इशू आ गया कि आधा काम अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू होगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ये तो बहुत ज्यादा टॉप टू बॉटम अप्रोच हो जाएगा। मतलब देखिए, अगर ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो अर्बन बॉडीज, तो अगर सीधे यहाँ से काम होने लगे, यहाँ से ऊपर से ऑर्डर आने लगे, तो कैसे काम चल पाएगा? इन लोगों की पावर का क्या, इन लोगों के ज्यूरिसडिक्शन का क्या? ये लोग किस एरिया में फिर वर्क करेंगे? और यही क्लैश ऑफ वर्क यहाँ पे देखने को मिला कि हिली टाउन में आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां खर्च चाहिए 2500 करोड़। डिमांड है 2500 करोड़, कैसे फुलफिल होगा? अब ये 2500 करोड़ रुपए अर्बन लोकल बॉडी के थ्रू खर्च होंगे, या उसको कैसे खर्च किया जाएगा, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खर्च करेंगे, क्या होगा उसका? इसके बारे में भी प्रॉपर डिस्कशन नहीं है। दैट इज द इशू। ओके। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से मोर देन 49% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम्स। 49% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो स्लम्स में रहे। क्यों? क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, इसलिए बहुत सारे इलाकों को इवैक्यूएट कराया गया, खाली कराया गया कि भाई आप लोग अभी फिलहाल कहीं और शिफ्ट कर जाइए, तब जाके हम लोग उस इलाके को, आपके एरिया को डेवलप कर देंगे, और जब आपका एरिया डेवलप हो जाएगा, तब हम लोग आपको वहां पे वापस से घर देंगे। बट अभी तक वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाए, इतने सारे लोग स्लम जैसे कंडीशन में रह रहे हैं। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू है अर्बन फ्लडिंग। मतलब जो बड़े शहर है उनमें बाढ़ आने की समस्या, वहां पे बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब वाटर लॉगिंग का इशू है। और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता? स्पंज सिटी का कंसेप्ट आपने अगर सुना हो, स्पंज सिटी, इसके थ्रू हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। वाटर क्राइसिस का इशू भी इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, तो मियावाकी टेक्निक, ट्री प्लांटेशन की टेक्निक है, इसको हम लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने और कौन सी स्कीम लाई है? नगर वन स्कीम लाई है। नगर वन स्कीम के थ्रू भी इसको हम लोग टैकल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के थ्रू इसको टैकल किया जा सकता है। बट फिलहाल जो है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन, ये प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पा। ये इस आर्टिकल का इन शॉर्ट कहना था। ओके। नाउ मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, स्टेबलाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज इन चेंजिंग टाइम्स। अब सबसे पहले आप लोगों को वैसे तो पता होगा कि ये हमारा भारत देश है, ठीक है। और हमारी बाउंड्री से लगा हुआ यहाँ पे एक प्यारा सा हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल, जिसकी बाउंड्री किस किस स्टेट से लगती है? उसकी बाउंड्री लगती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, एंड सिक्किम से। मतलब एक दो तीन चार पांच राज्यों से। 5 states of India shares boundary with Nepal, or we can say Nepal shares boundary with 5 states of India. And in the northern side of Nepal, there is the land of Tibet, which is occupied by or administered by China. ठीक है। तिब्बत उसके नॉर्दर्न इलाके में है, और बाकी उसके चारों तरफ से है, भारत के 5 राज्य। दैट मीन्स नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड नेशन। नेपाल कैसा देश है? लैंडलॉक्ड देश। मतलब इसके पास अपना कोई पोर्ट नहीं होगा,
या समुद्री रास्ता से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा जिसके थ्रू ये ट्रेड कर सके। जिसको ट्रेड करने के लिए भारत या चाइना की मदद चाहिए होती है। अब यहीं पे से सवाल खड़ा होना स्टार्ट कि नेपाल के साथ भारत का पहले बहुत बढ़िया रिलेशन था। कहते हैं ना कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर सर ने भी कहा, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ। क्या, और जो कि सच्चाई है भी। अब यूपी बिहार के शहरों में जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे नेपाल के लोग हैं जिनकी शादियां यहाँ से बिहार के लोगों की नेपाल में, नेपाल के लोगों की बिहार में ऐसे हुई पड़ी है, यूपी में हुई पड़ी। ठीक है, तो रोटी बेटी का रिश्ता तो सच में है नेपाल के साथ। बट इशू क्रिएट होना स्टार्ट हुआ कि पहले क्या था, पहले की स्थिति कैसी थी। नेपाल में मोनार्की थी एंड नेपाल वाज अ हिंदू नेशन, ओनली एग्जिस्टिंग हिंदू नेशन ऑफ द वर्ल्ड। विच टाइम वहां पे एक मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन आई। मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो वहाँ के किंग थे, जो वहाँ के मोनार्क थे, उनको रिमूव किया गया और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया, एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की। क्या, एक, अब सवाल आज के टाइम पे ये उठ रहा है कि क्या वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था, क्या वो जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई थी, वो डेमोक्रेसी नेपाल के लिए सबसे अच्छा फॉर्म है गवर्नेंस का या नहीं। अब देखिए, इससे रिलेटेड मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। डेमोक्रेसी मतलब जो हमारे यहाँ प्रजातंत्र। अब हम लोग कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, बट क्या ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है? जी नहीं। डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एज पर पॉलिटिकल साइंस। इट इज बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ये प्रैक्टिसेबल फॉर्म में सबसे अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि यही सबसे अच्छा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है बट वो देश अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है वहाँ, बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। बट ये एक नैरेटिव है, भाई डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए हर जगह पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक आवाज मिलती है। हर कोई अपने बात को, अपने वोट को रख सकता है, अपने वोट के थ्रू रख सकता है। रिजीम चेंज का पावर होता है बाकी चीजों में। बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज नहीं होता, जैसे मोनार्की में ये चीज नहीं होती, डिक्टेटरशिप में ये चीज नहीं होती, ओलिगोक्रेसी में ये चीज नहीं होती है, थियोक्रेसी में ये चीज नहीं होती। बट डेमोक्रेसी में ये चीज होती है। तो जो नेपाल था, जो एक मोनार्की था, उसको चेंज करके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, डेमोक्रेसी लाई गई। वो जो हिंदू नेशन था उसको बदल के सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया गया। अब क्या नेपाल सेकुलर बनने के लिए तैयार था, फेडरल बनने के लिए तैयार था, डेमोक्रेटिक बनने के लिए तैयार था, रिपब्लिक बनने के लिए तैयार था? जवाब है पता नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ पता नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूँ पता नहीं क्योंकि अभी नेपाल में एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां पे फिर से मोनार्की को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोटेस्ट बहुत जोरों शोरों से चल। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, हमारे लिए मोनार्की अच्छी थी, हमारे लिए मोनार्की वापस लेके आओ। ओके, अब सोचिए उनको डेमोक्रेसी से प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। कोई तो बात रही होगी ना। मैं ये पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, नॉट एज समाज में कैसे होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म तो आज के डेट में भी डेमोक्रेसी ही है, बट बेस्ट फॉर्म नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म। उसको प्रैक्टिस में सबसे बेहतर तरीके से हम लोग ला सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है? नेपाल जो है उसका बहुत डीप रिलीजियस टाइम्स है, और एक हिंदू नेशन होने के चलते, इस चीज के चलते उसका इंडिया के साथ भी काफी अच्छा टाइप हुआ करते हैं। बट आफ्टर अ माओइस्ट रिवॉल्यूशन एंड आर्म्ड रिवॉल्यूशन जो कम्युनिस्टों के अंडर में हुआ, वहां पे एक इंसर्जेंसी हुई बहुत बड़ी। उसके बाद जब चीजें नॉर्मलाइज हुई, सेकुलर देश उसको घोषित किया गया, डेमोक्रेटिक देश घोषित किया गया, चीजें वहां से बदलने लगी। क्योंकि चाइना जो है वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। पर यहाँ पे धीरे धीरे करके माओइस्ट अपना पैर पसारने लगे। ठीक है, जो वहाँ के माओइस्ट लीडर्स थे वो वहाँ के बड़े पॉलिटिशियंस,
जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो एक माओवादी लीडर हुआ करते थे, वो नेपाल कांग्रेस के लीडर बन गए, नेपाली कांग्रेस। केपी शर्मा ओली, ये भी एक तरीके के कम्युनिस्ट ही थे, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जिनको माना जाता है कि ये चाइना प्रो चाइना है, एंटी इंडिया है। बट जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, उनको माना जाता है कि इनका स्टैंड थोड़ा सा न्यूट्रल है इंडिया। मतलब ठीक है, ये एंटी इंडिया तो नहीं ही जाते एटलीस्ट। तो इस स्थिति में कंडीशन ऐसी बन गई कि चाइना जो है ना, वो पूरा फोर्स लगा चुका है नेपाल में। वो किसी तरीके से नेपाल को अपने कैप्चर में ले, किसी तरीके से नेपाल को एक प्रॉपर स्टेट बनाया जा सके इंडिया और चाइना के बीच में, ताकि उसका गलत इस्तेमाल करके, नेपाल का गलत इस्तेमाल करके चाइना जो है वो भारत पे या तो निगरानी कर सके या अपनी कोई भी एक्टिविटी करा सके। ठीक है। जैसे अभी वहां पे शपथ ग्रहण हुआ, तो जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो सबसे पहले इंडिया आने की जगह बीजिंग है, मतलब चाइना के। ऑल्दो कितनी सारी वार्निंग की गई कि भाई, जैसे श्रीलंका डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा था, आप भी फंस जाओगे। बट वो नहीं माने, उन्होंने वहां जाके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे बात की, उस पर डिस्कशंस की। दैट शोज चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में कितना बढ़ रहा है। ठीक है। और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पे लेफ्ट डोमिनेटेड गवर्नमेंट है। अब देखिए क्या होता है कि जब एक लेफ्ट का बहुत बड़ा उभार होने लगा ना, तो राइट का भी एक उभार हो। और वही जब राइट का उभार शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ? एंटी डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, मोनार्की के पक्ष में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, वहां की हिंदू आइडेंटिटी के पक्ष में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। वहां कहा गया कि भाई, हमें हिंदू आइडेंटिटी वापस चाहिए। यही वहां की प्रॉब्लम है। अब क्या है? अभी की स्थिति क्या है कि नेपाल को बहुत सारे देश एज अ प्रॉक्सी स्टेट कंसिडर करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी स्टेट? प्रॉक्सी स्टेट मतलब कि वो लोग नेपाल का इस्तेमाल करके भारत में स्मगलिंग का काम, टेररिज्म का काम एक नेक्सस बना के कर। ये बात किसने कही है? ये बात हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर सर ने कही है, जिन्होंने इस चीज को एक इंडस्ट्री का नाम दिया। ठीक है। और क्या है? किंग वीरेंद्र जो थे, जो यहाँ के लास्ट मोनार्क थे, उनके अंडर में जो ये चेंजेस हुए, माओइस्ट इंसर्जेंसी और ये सारी चीजें हुई, IC-814 की हाईजैकिंग हुई, और उसको फिर नेपाली सॉइल पे लाया गया, माओइस्ट के सपोर्ट से ये सारी चीजें की गई। इन सब के चलते भी भारत के साथ रिश्ते बिगड़े थे, बट भारत ने हमेशा कोशिश की कि नहीं, नेपाल के साथ रिश्ते ठीक है। बट कुछ कमियां भारत के साइड से भी, ऑल्दो वो इस आर्टिकल में नहीं है, बट मैं बताता हूँ। जैसे जो भी प्रोजेक्ट्स इंडिया ने नेपाल में स्टार्ट किए हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिले है, टाइमली कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। और जब ये डिले है, टाइमली कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, तो भाई नेपाल तो जाएगा ना वहां पे जहाँ पे टाइमली कंप्लीशन हो पाए। यही चीज है ये। और आज के टाइम पे नेपाल मतलब क्या चाहता है कि वो एक ट्विन पिलर पॉलिसी जो नेपाल फॉलो करता है, कि किंग और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी दोनों को एक स्टेबल फॉर्म में रखे। यही नेपाल करना चाहता है। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और नेपाली इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ने बहुत सारा काम किया है। किसी तरीके से भी जो टेररिज्म है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उन चीजों को यहाँ पे शो किया जाए कि किस तरीके से ये चीजें हो रही। ठीक है। बट नेपाल बहुत सारे और भी क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पे मोनार्की के पक्ष में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, और चाइना का एक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ठीक है। और चाइना उसका एक इस्तेमाल करके रेलवे लाइन बना के, डैम्स बनवा के, उनको छोटी छोटी चीजें देके एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनसिग्निफिकेंट तरीके से, मतलब जो लोगों को नजर भी ना आए, समझ भी ना आए, बट एक स्वीट तरीके से टेररिज्म फैला रहा है, जिसको वो गुड टेररिज्म। अब वैसे कहने के लिए तो भारत भी अकेला नहीं है, भारत भी अपने तरीके से चीजों को कर ही रहा है।
भारत भी क्वाड का सदस्य है, इंडो पैसिफिक के और देशों का सदस्य है क्वाड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट ये सब है, जिसके मदद से ये चाइना को काउंटर करना चाहता है। BRI और इन सारी चीजों में भारत मेंबर है। बट अगर यहाँ पे इतना बड़ा पॉलिटिक्स चलेगा हमारे बॉर्डर में, हमारे बगल के राज्य में, ग्रेट गेम का अगर फिर से स्टार्टिंग होगा, ग्रेट गेम टूर्नामेंट, तो नेपाल की स्थिति होगी खराब। और अगर नेपाल की स्थिति खराब होती है तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा अगर किसी देश पे आए तो वो देश होगा भारत। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा नेपाल के साथ है रोटी रोटी का रिश्ता। ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ के जो नेपाल में बिजनेस कर रहे हैं, रह रहे हैं या शादी कर चुके हैं। और बहुत सारे सारे नेपाल के लोग हैं जो भारत में इस सेम काम करते हैं। फिर इशू होगा तो हमारा पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा स्थिति। इसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल एजेंडा की जरूरत है। हमें नेपाल के साथ क्या करना चाहिए, अलग अलग चीजों में इंगेज करना चाहिए। वैसे तो इंडिया ने भी बहुत अच्छा स्टैंड किया है कि नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स से इंडिया दूर है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अपने आप को लो प्रोफाइल रखे हुए है, कंट्रोवर्सी से दूर रखे हुए है, सही तरीके से सही चीजों का एडवाइस नेपाल को करता है, बताता है कि भाई तुम ऐसे करो ऐसे नहीं करो। ओके। और भारत को और क्या करना चाहिए कि हेल्थ के समय, हेल्थ की सेक्टर में एजुकेशन, फूड, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, जेंडर बायस को कम करने के लिए, जॉब्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए नेपाल में भारत को सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो BRI के साइड नहीं बढ़े। उनको एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म देना चाहिए कि हम आपकी सुख दुख के साथ हैं, आपके की सेक्टर्स में हमारा सबसे ज्यादा योगदान होगा। ठीक है। उनमें एक भाईचारे की भावना भारतीय में और नेपाली लोगों में है, उसको और ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत, उसको और ज्यादा रिविजिट करने की जरूरत, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी बढ़ाने की जरूरत। ओके। यही चीज इस आर्टिकल में कहा गया। आप जैसे देखिए, ये इंडिया है, ये नेपाल, अब ये लिपुल एक काला पानी का इशू जो इसे इंडिया जिसके चलते नेपाल ने भी आवाज उठाई है तो इन सारी चीजों को प्रॉपर वे में टैकल करके खत्म करना चाहिए, तभी जाके भारत और नेपाल के रिश्ते सही हो पाएंगे। ये आर्टिकल जो हमारा था ये मेंस प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या इस आर्टिकल को आप एक बार देख लेंगे, आई होप आपको समझ आई हो चीजें। दूसरा, हमने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में देखा, ये भी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तीसरा, ये लिविंग रिलेशन वाली चीज है, ये आर्टिकल 21 के से रिलेटेड एक डिस्कशन था, इसलिए इसको मैंने लिया। बाकी तो इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं बहुत सारे लोग। और हमारा लास्ट आर्टिकल जो था, मतलब फर्स्ट आर्टिकल जो था, वो फूड इन्फ्लेशन। ठीक। इस तरीके से हमारा आज का डिस्कशन ओवर होता है। कल फिर इसी टाइम पे आपके साथ मैं कल के हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन को लेके मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजय शंकर।